अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। पिछला लेक्चर आप लोगों ने रिवाइज़ किया था? यस मैम, किया था। कोई मुश्किल? नो। बाकी क्लास, बाकी क्लास को कोई यस प्रॉब्लम? मैम, जी बेटा। यस मैम किया था। रिवाइज किया था। तो क्या चीज़ समझ नहीं आई? कोई क्वेश्चन बेटा? नो मैम। अच्छा, असाइनमेंट तो आपको मिल गई है। क्विज़ की डेट आपने मुझे बतानी है और उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है वो स्केड्यूल कर लेंगे इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ एडिशंस करनी है आप लोगों की जो है वो राय से। उसमें मैंने टाइमिंग्स वगैरह सीक्वेंसेस की और आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे T1 वेटेड इमेज में, T2 वेटेड इमेज में और प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज में, लाइक के हाउ जो है वो अगर एक सीक्वेंस में हमारे पास एक चीज़ ब्राइट आ रही है तो इन सेकंड सीक्वेंस जो है वो कैसे हमारे पास डार्क आ सकती है, या अगर एक सीक्वेंस में हमारे पास एक चीज़ T1 में अगर फैट हमारे पास ब्राइट है तो T2 में कैसे जो है वो ब्लैक होगी। तो उस चीज़ को भी हम जो है वो इंशाल्लाह भी इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद वेडनेसडे को जो है वो मैं आपका एक लेक्चर रखना चाहती हूँ, मेकअप लेक्चर रखना चाहती हूँ। जो हम लोगों का लेक्चर जो है वो मिस हुआ था, तो आप लोग मुझे स्लॉट्स बता दीजिएगा, ठीक है? लेक्चर स्टार्ट करें। यस मैम। अच्छा, इसमें जो है वो मैंने आप लोगों को एज अ जनरली बता दिया था कि व्हाट इज़ रिलैक्सेशन, और हम रिलैक्सेशन को क्यों जो है उसकी रिलैक्सेशन की टर्म कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स। उसको साथ साथ हम देखते भी जाते हैं प्रीवियस चीज़ों को, फिर हम जो है वो अपना आज के लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो उसको जो है वो मैंने इन डिटेल जो है वो मेंशन भी कर दिया है दैट रिलैक्सेशन इज़ अ जनरल टर्म दैट रेफर्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन एमआरआई। दिस इज एनर्जी डिलीवर्ड टू द स्पिन्स वाया एक्साइटेशन। के हमारे पास जो है वो बेसिकली रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ एमआरआई जो है उसको हम लॉस ऑफ एनर्जी कहते हैं। कि आफ्टर एक्साइटेशन जो है वो हमारे पास जब प्रोटॉन्स जब डी फेज होते हैं तो वो जो एनर्जी लॉस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। उसकी हमने टाइप्स देखी थी। हमने जो है वो ये भी देखा था कि कैसे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है और कैसे हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है। यहाँ तक कोई मसला बच्चों? नो मैम। ठीक है। उसके बाद हमने टिश्यू कंट्रास्ट कंट्रोल्स की तरफ हम चले जाएंगे। आफ्टर दिस लेक्चर जो है वो हम इसके जो हम इन डिटेल सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। इन डिटेल सीक्वेंसेस के बाद जो है वो हम इंशाल्लाह हम रीजनल एमआरआई की तरफ चले जाएंगे। उसके अलावा हमने इसकी एप्लीकेशंस को देखना होगा और आज मैं आप लोगों से अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोगों के साथ आपकी कोर्स आउटलाइन भी जो है डिस्कस करूँगी दैट कि हमने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या चीज़ें हमारी रहती हैं। इंट्रिंसिक कंट्रास्ट मैकेनिज्म्स हमारे पास उसकी टू टाइप्स हैं, सम आर एक्सट्रिंसिक एंड अदर आर इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मैं आपको शॉर्ट अगर दोबारा से बता दूं तो हमारे पास जो है वो सम पैरामीटर्स आर कंट्रोल्ड बाय द जो है वो ऑपरेटर कंट्रोल होते हैं दैट आर एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स। और जो हमारे पास पेशेंट की तरफ से जो पैरामीटर्स हमें अचीव होते हैं दैट आर इंट्रिंसिक पैरामीटर्स। ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो TR और TE पढ़ा था। हमने उसमें जो है वो टाइम टू रिपीट द पल्स और हमने जो है वो टाइम टू एको पढ़ा। दैट आर एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स। फ्लिप एंगल है हमारे पास है। इसमें हमारे पास जब हम एक बार जो है वो RF पल्स अप्लाई करते हैं आफ्टर द जो है वो RF पल्स एक्साइटेशन के बाद जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में जब ट्रांसफ़र होती है तो जो एंगल हमें अचीव होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लिप एंगल।
दिस इज आल्सो एक्सट्रिंसिक पैरामीटर। और हमारे पास जो इंट्रिंसिक पैरामीटर्स हैं दैट आर T1 रिकवरी टाइम, T2 रिकवरी, T2 डिके टाइम एंड प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज। बेटा यहाँ तक समझ आ रही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? नो मैम। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने जो है वो आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पढ़ ली, आपने ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पढ़ ली, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी कहते हैं। तो उसमें हमारे पास दो कर्व्स अचीव होती हैं, वन इज कॉल्ड एज T1 कर्व एंड अदर इज कॉल्ड एज T2 कर्व। जो हमारे पास T1 कर्व जो हमारे पास अचीव होती है दैट इज जो है वो उसका लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और जो हमारे पास T2 है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ये एक डायग्राम थी जिसमें बेसिकली बताया गया था कि हम जो है आफ्टर जब हम RF पल्स को अप्लाई करते हैं दैट टाइम इज कॉल्ड एज जो है टाइम टू रिपीट द एको, और जिसमें हमारे पास जो है वो सिग्नल अचीव होता है दैट इज टाइम टू एको। अब हम कंट्रास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो टिश्यू कंट्रास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है अगर कोई सिग्नल ब्राइट अपीयर हो रहा है, वाइट अपीयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर इंटेंस और वाइट। हमारे पास लो सिग्नल जो है वो ब्लैक होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपो इंटेंस। और हमारे पास जो इंटरमीडिएट सिग्नल अचीव हो रहा होगा दैट विल बी आइसो इंटेंस। इसमें मैंने जो है वो टिपिकल वैल्यूज भी ऐड कर दी हैं। बेसिक जो हमारे पास डिफरेंस होता है T1 वेटेड इमेज में और T2 वेटेड इमेज में, वो डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है टाइम टू रिपीट, रेपिटेशन टाइम और टाइम टू एको की वजह से अचीव होता है। हमारे पास T1 वेटेड इमेज में जो है वो डिफरेंट TR होगा, और TE भी जो है वो डिफरेंट होगा। जो इसमें टिपिकल वैल्यू जो इसकी कंसीडर की जाती है T1 वेटेड इमेज में दैट इज़ 400 to 700 मिली सेकेंड, एंड टाइम टू एको जो है वो 10 to 30 मिली सेकेंड है। द प्रिंसिपल पल्स सीक्वेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग T1 वेटेड इमेजेस आर स्पिन एको, टर्बो स्पिन एको, इनवर्टियन रिकवरी एंड इन कोहेरेंट ग्रेडेड एको। जो हमारे पास बेसिक सीक्वेंसेस T1 वेटेड इमेज के साथ जो अचीव होते हैं उनके ये नाम हैं। अब ये स्पिन एको, टर्बो स्पिन एको और ये इनकोहेरेंट ग्रेडियंट एको क्या है, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सिग्नल इंटेंसिटी सीन इन T1 वेटेड इमेजेस, या आपको जो है टेबल्स आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप जो है वाकई ये चाहते हैं कि आपको MRI इमेजेस को देखना और उनको जो है वो आपको रिपोर्ट करना आता हो। तो आपने ये जो है सिग्नल्स ये सारी आपने इंटेंसिटीज़ को याद करना है कि हाई सिग्नल इंटेंसिटी में T1 वेटेड इमेज में अगर आप देखें तो ये T1 वेटेड इमेज की सिग्नल इंटेंसिटीज़ को बताया गया है कि हाई सिग्नल कौन सी चीज़ों में होगा, लो सिग्नल कौन सी चीज़ों में होगा, और नो सिग्नल जो है वो कौन सी चीज़ों में होगा। अगर हाई सिग्नल है फैट में, तो फैट हमारे पास ब्राइट होगी या ब्लैक होगी? ब्राइट होगी। ब्राइट होगी मैम। ब्राइट होगी। ठीक है। इसके बाद अगर हेमेंजियोमा है, हेमेंजियोमा भी हमें वाइट या ब्राइट नजर आएगा। इंट्राओशियस लाइपोमा है, बोन का बेसिकली ये लाइपोमा होता है, वो भी हमें ब्राइट नजर आएगा। रेडिएशन चेंज, डिजेनरेशन, फैटी डिपोजिशन, मेथहेमोग्लोबिन, सिस्ट्स विद प्रोटीनिशियस फ्लूइड, जिनमें प्रोटीनिशियस फ्लूइड हो सिस्ट्स के अंदर, पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट्स, पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट्स में लाइक गैडोलिनियम एंड स्लो फ्लोइंग ब्लड। तो वो हमारे पास जो है वो वाइट या ब्राइट या हाइपर इंटेंस आप उसको कह सकते हैं T1 वेटेड इमेज में जो है वो होगा। अब मैं जब T2 वेटेड इमेज में जाके इन चीज़ों को ब्लैक कहूँगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। लो सिग्नल की अगर बात करें जो हमारे पास ब्लैक अपीयर होंगी दैट विल बी कार्टिकल बोन, एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? Avascular necrosis में also called osteonecrosis. बेटा एक्सप्लेन करो, कोई और बच्चा बताए? जरवा आप बताएं। मैम मैंने सुना नहीं, मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी, एक दफा मैम बता डेथ दें हो आपने जाती है बोनी टिश्यू नेक्रोसिस। मैम हमारे पास। जी जी बेटा ठीक है, मैम हमारे पास डेथ मुझे हो जाती बेटा है आपका बोन पॉइंट टिश्यू की। बेटा आपका पॉइंट मुझे समझ आ गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जी बेटा आप बताएं, बिस्मा आप बताएं। जिसकी बिस्मा वजह से आसिफ। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। ओके बेटा समझ आ गई मुझे। जी बिस्मा आप बताएं। मैम बोन के एंड पॉइंट्स पे जैसे फेमरल हेड होता है वहां पे हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो एंड हो जाती हैं, जी हाँ वहां जी, जी। पे अगर ठीक वास्कुलर हो गया, ठीक नेक्रोसिस हो हो गया, वेरी जाएगी गुड। हाँ जी, उसको वो एवास्कुलर एरिया जो है डेड वो हो वो जाएगा। 305 जी।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एवास्कुलर नेक्रोसिस, इन्फेक्शन, नाम ट्यूमर्स, क्या होगा फिब्रोसिस, पाकिस्तान सिस्ट्स में? एंड कैल्शियम जो है वो और कैल्सिफिकेशन जो है वो हमारे पास ब्लैकर अपीयर होगी और हाइपो इंटेंस अपीयर होगी इन T1 वेटेड इमेज। नो सिग्नल, एयर का कोई सिग्नल नहीं होगा। फास्ट फ्लोइंग ब्लड, टेंडेंस, कॉर्टिकल बोन, स्कार टिश्यू एंड कैल्सिफिकेशन। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप एयर को देखना चाहते हैं, फास्ट फ्लोइंग ब्लड को देखना चाहते हैं, टेंडेंस को देखना चाहते हैं, कॉर्टिकल बोन, स्कार टिश्यूज और कैल्सिफिकेशंस को देखना चाहते हैं, तो आपको T1 वेटेड इमेज में ये चीज़ें जो है नहीं अच्छी नजर आएंगी। उसके लिए वी हैव टू मूव विथ T2 weighted image or proton density weighted image or other complex sequences। बेटा समझ आ गई है? आगे चले? यस मैम मैम। जी जी मैम T2 इमेज में फैट जो होगा उसका लो सिग्नल होगा जिसकी वजह से वो बेटा, अभी डार्क हम आगे अपीयर होगा। बेटा प्लीज प्लीज थोड़ा सा वेट करें, मैं उसी तरफ मूव कर रही हूँ, ठीक है? आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करें कि हमें T2 में, सॉरी T1 में इस टाइम तक हमें क्या चीजें ब्राइट नजर आ रही हैं, क्या चीजें ब्लैक नजर आ रही हैं, और क्या चीजें जो है उनका कोई सिग्नल हमें अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है? अभी हम T2 का टेबल भी देखेंगे। इसमें हमारे पास अगर हम देखें एज कम्पेयर टू T1 वेटेड इमेज, तो इसमें टिपिकल वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गई हैं। 2000 प्लस मिली सेकेंड, और TE जो टाइम टू क्या हुआ है वो हमारे पास T1 वेटेड इमेज में 10 to 30 मिली सेकेंड था, इसमें हमारे पास 70 प्लस मिली सेकेंड्स है। द प्रिंसिपल पल्स सीक्वेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग T2 वेटेड इमेजेस, वो पल्स सीक्वेंसेस जो T2 वेटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, दैट आर स्पिन एको, टर्बो स्पिन एको, स्टर एंड फ्लेयर। अब हम आ जाते हैं T2 वेटेड इमेज में जो है वो हमें कौन सी चीज़ें हाई सिग्नल दे रही हैं, कौन सी चीज़ें लो सिग्नल दे रही हैं, और किन चीज़ों का जो है वो कोई सिग्नल ही नहीं है। अगर आप इनको मज़ीद याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इन दोनों टेबल्स को कंपेयर करके जो है वो रखें, और इस कंपैरिजन में जो है याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, हमारे पास जो है वो हाई सिग्नल विल बी इन वाटर, synovial fluid, hemangioma, infection, inflammation, edema, some tumors, hemorrhage, slow flowing blood, cysts. Low signal will be in cortical bones, bone islands, deoxyhemoglobin, hemosiderin, calcification, T2 paramagnetic agents. No signal air, fast flowing blood, tendons, cortical bones, scar tissues and calcifications। तो हमारे पास अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देखें, T1 वेटेड इमेज और T2 वेटेड इमेज, और उसको कंपेयर करें कि हमारे पास कौन सी चीज़ों में जो है वो कॉमन जो है वो हाई सिग्नल कौन सी चीज़ों में है T1 और T2 में, और कॉमन जो है वो लो सिग्नल कौन सी चीज़ों में है T1 और T2 वेटेड इमेज में, तो आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इस डायग्राम को हमने पिछले जो है वो लेक्चर में कवर कर लिया था। सो T1 रिकवरी टाइम एंड T2 डिके टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है वो हमारे पास T1 रिकवरी टाइम में जो हमारे पास 63% तक ऑलमोस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है, दैट इज कॉल्ड एज T1 recovery time it takes for 63% of longitudinal magnetization to recover in a particular tissue. It is caused by exchange of energy from spins to their surroundings. Spin lattice energy transfer, T1 recovery time is short in fat because of low inherent energy and quick energy absorption from surrounding. T1 recovery time is longer in water. तो हमारे पास जो है इसमें ये भी बता दिया गया है कि जो हमने चीज़ें पढ़ी कि फैट हमारे पास जो है वो उसका कौन सा सिग्नल होगा इन T1 वेटेड इमेज, और T2 वेटेड इमेज में उसका लो सिग्नल होगा और हाई सिग्नल होगा। तो उसकी ये वजह बताई गई है कि हमारे पास जो है अगर हम फैट को देखें तो हमारे पास जो है वो शॉर्टर टाइम होगा, रिकवरी टाइम जो है वो शॉर्टर होगा, और हमारे पास जो वाटर में है वो रिकवरी टाइम लॉन्गर होगा। तो इस वजह से उनका जो है वो कंट्रास्ट जनरेट होता है, और ऑलमोस्ट हमें ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है, T1 रिकवरी टाइम दैट कुड बी 63% ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। अब बात क्लियर हो गई है कंट्रास्ट की? that contrast is directly related to time to echo and repetition time। अब समझ आ गई है? क्लास में आपसे पूछ रही हूँ। मैम गर्ल्स बॉयज आप लोग सो रहे हैं, अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करना मैं लेक्चर छोड़ देती हूँ। मैम आपको आवाज नहीं आ रही, 2-3 दफा बोला।
जी बेटा, एक बच्चे की आ गई है, लेकिन मैं एक बच्चे की क्लास नहीं ले रही। ऑलमोस्ट जो है इस वक्त 46 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि उनको क्लियर हुई है चीज़ या नहीं हुई है, आगे मूव करें। यस मैम, होगी अगली। गर्ल्स साइड। बेटा बच्चों, आप लोगों को समझ आई है? गर्ल्स। मैम थोड़ी बहुत समझ आई है, वो बाद में लेक्चर पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगी। बेटा जो आपको थोड़ी बहुत समझ आई है उसको जरा डिस्क्राइब करें कि मैंने क्या कहा है अबाउट कंट्रास्ट। मैम आपने ये बताया कि जो T1 रिकवरी टाइम है वो ये टाइम है कि हमारे पास जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिकवर हो रही होती है आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। तो उस वक्त जो है हम लोग मेजर करते हैं, और जो फैट है उसके अंदर ये जो होता है वो शॉर्ट होती है टाइम। इसी वजह से जो फैट है ना वो हम लोगों को T1 के अंदर ब्लैक नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसके पास जो इनहेरेंट एनर्जी होती है वो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है। और T1 रिकवरी टाइम वाटर के अंदर जो अब लॉन्गर होता है, सॉरी फैट जो है वो इसलिए वाइट नजर आ रहा होता है, और जो वाटर के अंदर है वो लॉन्गर टाइम होता है इसलिए वो ब्लैक नजर आता है। मैं आपसे सिंपली आप अगर ये कह देती कि जो हमारे पास कंट्रास्ट अचीव हो रहा है इन T1 वेटेड इमेज और T2 वेटेड इमेज, तो वो हमारे पास किस वजह से अचीव हो रहा है? टाइम टू एको, रेपिटेशन टाइम, T1 रिकवरी और T2 डीके। ठीक है, अभी हम जो है वो आगे T2 डीके को देखते हैं। टाइम इट टेक्स टू रिड्यूस द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बाय 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल value. It is caused by interaction between magnetic fields of neighboring spin relaxation. T2 decay time is shorter in fat because molecules are tightly packed and there is efficient spin interaction. T2 decay time is longer in water because molecules are spaced apart. तो हमारे पास जो है वो T1 रिकवरी टाइम में हमारे पास जो है वो स्पिन रिलैक्सेशन नहीं थी। उसमें हमारे पास जो है इसमें भी हमारे पास जो रिड्यूस होती है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वो 63% तक ऑलमोस्ट रिड्यूस होगी, तो ही हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव होगी। T2 टाइम जो है वो फैट में शॉर्ट होता है और जो हमारे पास जो है वो वाटर में लॉन्गर होता है। इसको T1 रिकवरी टाइम और T2 डीके टाइम को जो है अगर आप इंटर रिलेट करके पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इफेक्ट ऑफ वेरिंग TR जो है वो हमने देख लिया था कि TR 250 होगा, TR 600 होगा, तो उससे हमें जो है वो डिफरेंट कंट्रास्ट जो है वो अचीव होगा। अब अगर बात की जाए T1 वेटिंग इमेज की, CSF वाइट मैटर और ग्रे मैटर की, तो आपको T1 वेटेड इमेज का और T2 वेटेड इमेज का डिफरेंस समझ आ रहा है कि वाई CSF अपीयर ब्लैक इन T1 वेटेड इमेज और CSF विल अपीयर ब्राइट इन T2 वेटेड इमेज। TR और TE के डिफरेंस की वजह से जो हमें कंट्रास्ट अचीव हो रहा है उस चीज़ की समझ आ गई है? मैम T2 डीके एक दफा रिपीट कर दें। ओके, आई विल रिपीट, बट जो जी मैं आपसे मैम, थोड़ी बहुत आ गई है बेटा समझ। आई विल रिपीट बट प्लीज टेल मी दैट जो अभी मैंने T1 वेटेड और T2 जो है वो वेटिंग का जो कंट्रास्ट डिफरेंस है मैं उसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको वो समझ आया है? यस मैम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास T1 रिकवरी में हमारे पास 63% लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव हो गई। जब हमारे पास 63% लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव हुई, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 63% जो है वो यहाँ से डिके हुई है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। जो हमें 63% लॉन्गिट्यूडनल अचीव हो रही है, इट मीन्स के ट्रांसवर्स यहाँ से 63% डिक्रीज हुई है, ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जो हमारे पास 63% अचीव हो गई उसको हमने क्या कहा? ये 63% हमारे पास T1 रिकवरी है। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ से 63% लॉस हुई, ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे? T2 डिके। T1 रिकवर हो गई और T2 हमारे पास क्या हो गई? डिके हो गई। वो जो डिके हुई है, इट मीन्स के यहाँ से 63% जो है वो डिके हो गई है। यस बेटा मैम। यस। बेसिकली तो आप यस। ये यस मैम। कंसीडर करें ना कि ये T1 है हमारे पास, दिस इज ये जो हमारे पास Z एक्सिस है ये हमारे पास जो है वो T1 है, और हमारे पास ये जो Y एक्सिस है दिस इज T2। तो अगर जो है वो T1 की रिकवरी होगी तो यहाँ से T2 का डिके भी तो होगा ना।
यस मैम। यस यस जब वो T1 की रिकवरी हो गई और T2 का डिके हो गया तो उसमें जो है वो फैट का टाइम शॉर्ट ही रहेगा, वाटर का टाइम लॉन्ग ही रहेगा, तो हमारे पास जो है वो T1 वेटेड इमेज जो है वो जनरेट होगी, ऐसे ही है। यस जी मैम। ठीक है, जी मैम। अब तो समझ आ गई ना, अब तो मुश्किल नहीं लग रहा। क्लास आप लोग नो रिस्पॉन्स नहीं मैम। करते तो यस मुझे मैम। आप लोगों को जो है वो मुझे इतना डिटेल में फिर समझाने का दिल भी नहीं करता यस कि आप मैम लोग हो गई है। रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, तो जो है वो T1 वेटेड T2 वेटेड क्लियर है, अब आगे चलना चाहिए। जी Yes, मैम। ma'am. So, tissue with most protons has highest signals and is thus brightest in the image. Proton density weighted image का मैं आपको ये भी बता दूं कि हम मोस्टली जो प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस जो है वो करते हैं पर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम करते हैं, पर ब्रेन जो है वो हम T1 वेटेड इमेज को प्रेफर करते हैं और T2 वेटेड इमेज को जो है वो प्रेफर करते हैं। आप अगर इसमें बात करें इन अ प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज, आई एम सॉरी, ये in a proton density weighted image, difference in the proton densities, number of hydrogen atoms in the tissue are demonstrated. To achieve this, both T1 and T2 effects are diminished. Selecting a long TR reduce T1 effects and T2 effects are diminished by selecting a short TE. तो अगर हम बात करें तो हमने जो TR और TE टाइम्स थे वो हमारे पास T1 वेटेड इमेज में शॉर्टर थे और T2 वेटेड इमेज में जो है वो लॉन्गर TR और TE थे। अब हम जो है वो उस प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज को कैसे अचीव कर सकते हैं कि अगर हम जो है वो अप्लाई करें लॉन्गर T1 इफेक्ट में जो है वो अप्लाई करें और शॉर्टर जो है वो शॉर्टर जो TE है वो T2 इफेक्ट में जो है वो अप्लाई करें, हमारे पास एक सिग्नल जो है वो T1 से कट गया और एक जो है वो T2 से कट गया, तो हमें इन रिजल्ट जो है वो क्या मिला, प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज मिली। समझ आई है? यस मैम। यस मैम। कि दैट इसको दोबारा से मैं बता दूं कि हमारे पास जो है वो शॉर्टर R और TE होता है इन T1 वेटेड इमेज और लॉन्गर होता है T2 वेटेड इमेज में जो है वो TR और TE। हम दोनों में से जो है वो दोनों T1 और T2 में से एक एक चीज़ को कट कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं, लॉन्गर TR रिड्यूस T1 इफेक्ट्स एंड T2 इफेक्ट्स आर डिमिनिश्ड बाय सिलेक्टिंग द शॉर्ट TE। T1 को लॉन्गर कर देते हैं और शॉर्ट TE को सिलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज जो है वो अचीव हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो एक जो TR है वो T2 वेटेड इमेज का है और जो TE है वो T1 वेटेड इमेज का है। इन दोनों के रिजल्ट से, TR और TE के रिजल्ट से हमारे पास प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज जो है वो मिली हमें। हाई सिग्नल होगा CSF में, साइनोवियल फ्लूइड में, स्लो फ्लोइंग ब्लड में, इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, एडीमा में, सिस्ट में, फैट्स में। लो और नो सिग्नल होगा एयर में, फास्ट फ्लोइंग ब्लड में, टेंडन्स, कार्टिकल बोन एंड स्कार टिश्यूज एंड कैल्सिफिकेशन। इस चीज़ को हमने समराइज कर लिया था दैट लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन डिटरमिन्स T1 कंट्रास्ट शॉर्ट TR एंड TE, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन डिटरमिन्स T2 कंट्रास्ट लॉन्ग TR एंड TE, प्रोटॉन डेंसिटी कंट्रास्ट बिटवीन टिश्यूज इज मेनली ड्यू टू डेंसिटी ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ द टिश्यूज लॉन्ग TR एंड शॉर्ट TE। अगर आपने इन शॉर्ट याद रखना हो, वाइवा के लिए याद रखना हो, तो आप इस चीज़ को याद रखा करें कि T1 में हमारे पास शॉर्ट TR और TE होगा, T2 में हमारे पास लॉन्ग TR एंड TE होगा और हमारे पास जो है वो प्रोटॉन डेंसिटी में लॉन्ग TR एंड शॉर्ट TE होगा, तो हमारे पास प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज जो है वो जनरेट होगी। आप समझ आ गई है? यस मैम। अगर आप इसको जो है आपको मुश्किल आ रही है उन जो है वो टेबल्स को याद करने में, आप इस टेबल को याद कर सकते हैं और इनके क्लिनिकल यूज़ भी देख सकते हैं कि हमारे पास T1 वेटेड इमेज में अगर फैट ब्राइट है तो इससे आपको इसका क्लिनिकल यूज़ है, गुड एनाटॉमिकल डिटेल मिलेगी। मसल इंटरमीडिएट है, लेग सेंसिटिविटी फॉर सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, वाटर टेंडेंस, फाइब्रोकार्टिलेज डार्क है, तो गुड फॉर मिनिस्कल पैथोलॉजी। मिनिस्कल पैथोलॉजी कहाँ पे होती है? जॉइंट्स में मैम। जॉइंट्स। नी जॉइंट में। मिनस्काई जो है, मिनिस्कस जो है वो हमारे पास नी जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, तो MRI इज यस। कंसीडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर नी जॉइंट इंजरीज। ठीक है, T2 वेटेड इमेज में ब्राइट है, वाटर ब्राइट है, फैट इंटरमीडिएट है, मसल एंड फाइब्रोकार्टिलेज आर डार्क, तो गुड फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज स्पेशली टेंडन्स।
तो टेंडेंस हमारे पास जो है वो मेनली जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट को देखने के लिए और रिस्ट जॉइंट को भी देखने के लिए जो है T2 वेटेड इमेज की जाती है। प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज, फैट ब्राइट है, वाटर इंटरमीडिएट है, कैल्शियम टेंडेंस एंड फाइब्रोकार्टिलेज आर डार्क, गुड फॉर मेनिस्काई एंड लिगामेंट्स, शॉर्ट T1 स्टर एंड फैट सेचुरेटेड T2 वेटेड सीक्वेंसेस, वाटर वेरी ब्राइट, फैट मसल एंड फाइब्रोकार्टिलेज डार्क, गुड फॉर बोन मैरो एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इसमें जो है वो हमारे पास सम अदर एग्जांपल्स ऑफ T1 वेटेड इमेज एंड T2 वेटेड इमेज हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बेटा लास्ट टाइम हमने कहाँ तक जो है वो किया था लेक्चर, हम यहाँ पे पहुंच आए थे, स्पिन एको एंड ग्रेडियंट एको पे पहुंच आए थे, हमने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था लास्ट लेक्चर नो में? मैम, ये मैम डिस्कस पढ़ा नहीं था। हुआ नहीं था। पढ़ा था। हमने आज ये स्टार्ट करना था ना? जी यस मैम। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आप मैं आपको जो है वो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। उसके बाद जो है वो हमारे पास हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, होता ऐसे है कि वी हैव 2 और 3 ऑप्शंस, ठीक है? हमने T1 वेटेड इमेज को जनरेट करना है, हमने T2 वेटेड इमेज को जनरेट करना है, हमने प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज को जनरेट करना है, ठीक है? अब आपको ये तो पता है कि आप RF पल्स अप्लाई करेंगे, RF पल्स अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको सिग्नल जो है वो अचीव होगा फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से। जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में जो है वो कर्व शिफ्ट होती है, तो जो आफ्टर द रिमूवल ऑफ RF पल्स जो है वो दोबारा से जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में एक पल्स जाती है तो हमारे पास क्या अचीव हो जाता है, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज MR सिग्नल। अब इसमें मैं आपको रिपीटेडली बता दूं कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास स्पिन एको सीक्वेंसेस होते हैं और एक हमारे पास ग्रेडियंट एको सीक्वेंसेस होते हैं। अब स्पिन एको सीक्वेंसेस में अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हमने एक सीक्वेंस तो नहीं अचीव करना होता या एक अचीव करना होता है किसी भी इमेजिंग में। लेट सपोज ब्रेन की इमेजिंग की एग्जांपल ले लें, क्या एक सीक्वेंस हमें जो है फुल इमेजिंग दे सकता है? नो मैम, मल्टीपल सीक्वेंस चाहिए होते हैं। वी नो नीड मैम। मल्टीपल सीक्वेंसेस, ठीक है? उन मल्टीपल सीक्वेंसेस को अचीव करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने RF पल्स को बार बार अप्लाई करना है, ठीक है? हमने उसको डिफरेंट एंगल से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया था हम जो है वो RF पल्स को ट्रांसवर्स एंगल में जो है वो अप्लाई करते हैं। तो सम हाउ हम 90 डिग्री RF पल्स अप्लाई करते हैं, सम हाउ हम 180 डिग्री RF पल्स अप्लाई करते हैं। तो जो हम बार बार पल्सेस को रिपीट करते हैं, RF पल्सेस को रिपीट करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज स्पिन एको सीक्वेंसेस। और अब जब हम ग्रेडियंट आप ग्रेडियंट्स जो हमारे पास MR इमेजिंग MR जो हमारे पास गेंट्री में मौजूद होते हैं, उनका सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो जो है वो हमारे X, Y और Z एक्सिस में हमें जो है वो एक इमेज जनरेट करके दें, बट ग्रेडियंट्स आल्सो हेल्प विद अदर सीक्वेंसेस, ठीक है? अगर हम ये चाहते हैं कि ग्रेडियंट्स का बेसिकली तो यही है ना कि ग्रेडियंट्स एक अदर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ऐसे ही है। हमारे पास एक मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके अलावा हमारे पास RF पल्सेस हैं, ग्रेडियंट्स हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो प्रोटॉन्स को फेज डीफेज कर सकते हैं, इन फेज या आउट ऑफ फेज भी कर सकते हैं, ऐसे ही है। पॉइंट समझ आ रहा है? जी मैम। ठीक जी है? मैम। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास स्पिन इको सीक्वेंसेस होते हैं और ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस होते हैं। अब हम इन को जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। आप माइंड में ये रखें कि व्हेन वी यूज रिपीटेड RF पल्सेस दैट विल बी स्पिन इको सीक्वेंसेस, और जब हम ग्रेडियंट की हेल्प के साथ सीक्वेंसेस को अचीव करेंगे तो उनको ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस बोलेंगे। स्पिन इको सीक्वेंसेस यूजिंग अ सेकंड RF पल्स टू रीफोकस द स्पिन्स, ठीक है? अगर मैंने जो है वो दोबारा से रीफोकस करना है स्पिन्स को, मैंने एक RF पल्स अप्लाई की, उसके बाद मुझे एनर्जी अचीव हो गई, लेकिन मैं उसको दोबारा से रीफोकस करना चाहती हूँ, तो उसको मैं जो है वो सेकंड RF पल्स सेंड करूंगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पिन इको सीक्वेंसेस। ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस यूजेस अ ग्रेडियंट टू रीफोकस स्पिन्स, फ्लिप एंगल एंड टाइम टू echo control T1 and T2 weighted image, contrast used in EPI इकोप्लेनर इमेजिंग, फंक्शनल MRI सीक्वेंसेस। जब हम इकोप्लेनर इमेजिंग या फंक्शनल MRI सीक्वेंसेस करते हैं तो वी यूज ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस, और जब हमने सिंपली T1 या T2 वेटेड इमेज को अचीव करना हो, कंट्रास्ट को अचीव करना हो, तो वी यूज स्पिन इको सीक्वेंसेस। कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें?
मैम ये ग्रेडियंट वाला पॉइंट मुझे कंफर्म नहीं मैम हुआ रिपीट क्लियर। कीजिए अपनी। मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि वी हैव टू टाइप ऑफ सीक्वेंसेस इन एमआरआई। वन आर स्पिन इको सीक्वेंसेस, अदर आर ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस। स्पिन इको सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस हैं जिनमें हम जो है रिपीटेड आरएफ पल्सेस को अप्लाई करते हैं T1 और T2 वेटेड इमेज में, जिससे हमारे पास कंट्रास्ट अचीव होता है। लेकिन क्या हुआ, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कहती हूँ कि जब मैंने लेक्चर का स्टार्ट लिया, मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास अगर 10 सेक्शंस के ब्रेन के, तो एक आरएफ पल्स से हमें जो है वो सिग्नल अचीव होगा। 10 सेक्शंस का हमें एक आरएफ पल्स से सिग्नल अचीव हो नो सकता मैम। है? नहीं हो नो सकता। मैम। हमने क्या करना है, वी यूज रिपीटेड आरएफ पल्सेस। ठीक है, हम जो रिपीटेड आरएफ पल्सेस को जो है यूज करके कंट्रास्ट अचीव कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड स्पिन एको सीक्वेंसेस। हमारे पास जो ग्रेडियंट एको सीक्वेंसेस हैं उसमें हम यूज करते हैं रिपीटेड आरएफ पल्सेस यूज नहीं करते, बट हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट, जो हमारे पास ग्रेडियंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हैं उनको हम यूज करके प्रोटॉन्स को इन फेज या आउट ऑफ फेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे हेल्प करते हैं कि जो हमारे पास, मैंने आपको ये भी बताया था, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि हमारे पास एक मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है जो मेन मैग्नेट ने जो है वो करनी होती है, सॉरी उसको अलाइन करने के लिए, प्रोटॉन्स को अलाइन करने के लिए मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके बाद हमारे पास वी हैव ग्रेडियंट्स, वी हैव आरएफ पल्सेस टू अचीव द सिग्नल। उसमें हमारे पास जो है वो आरएफ पल्सेस भी इन फेज और आउट ऑफ फेज करती हैं प्रोटॉन्स को, और हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट्स भी जो है वो एक सेकंड मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना एमिट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स इन फेज या आउट ऑफ फेज होते हैं। अब भी नहीं समझ आया? आ गया मैम, समझ गया। ठीक है, आपने इस चीज को जो है वो मेन ये पॉइंट आपने ये मेन पॉइंट याद रखना है कि T1 और T2 कंट्रास्ट के लिए वो यूज स्पिन इको सीक्वेंसेस, और अगर हमारे पास जो एडवांस्ड जो है इकोप्लेनर इमेजिंग है और फंक्शनल एमआरआई सीक्वेंसेस हैं जिनमें हमने फंक्शंस को भी देखना है, वो यूज ग्रेडियंट इको और एडवांस्ड इको सीक्वेंसेस। ठीक है, इनको जो है वो GRE भी कहा जाता है, ग्रेडियंट रिकॉल्ड इको भी कहा जाता है। आप बस सिंपली ये याद रखें कि जो हम आरएफ रिपीटेड आरएफ पल्सेस की जो है हेल्प से जो हम सीक्वेंसेस अचीव करेंगे, दैट विल बी स्पिन इको सीक्वेंसेस, और जो हम ग्रेडियंट की हेल्प से जो है वो जो सीक्वेंसेस अचीव करेंगे, दैट विल बी ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस। अब आगे चलूं। जी मैम। Yes, ma'am. T2 weighting gradient echo. Refer to T2 weighting in a gradient echo sequence as T2 weighting. Because of inhomogeneities in the B naught magnetic field, T2 relaxation occurs faster using a gradient echo sequence than T2 relaxation as measured with a spin echo sequence. The greater the inhomogeneity, the faster T2 decay occurs. तो हमारे पास जो है वो T2 वेटिंग और T1 वेटिंग हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट को भी अचीव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास इनहोमोजेनिटीज जो है वो ज़्यादा होती हैं, और एज़ कम्पेयर टू जो है वो हमारे पास स्पिन इको सीक्वेंसेस में हमारे पास जो है वो इसमें T2 डिके जो है वो फास्टर ओकर होता है। ठीक है, T2 इफेक्ट जो है, और विद द हेल्प ऑफ हमने एक चीज़ पढ़ी थी शिमिंग कॉइल्स और ग्रेडियंट कॉइल्स के साथ ही हमने पढ़ा था। तो इसमें जो है अगर हम इनको यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट सीक्वेंसेस को यूज़ करेंगे, तो पूरली शिम्ड का जो है वो हमारे पास कंट्रास्ट पूर होगा, और वेल शिम्ड का जो है वो हमारे पास कंट्रास्ट बेहतर होगा। अब अगर आगे चलें T1 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज और प्रोटॉन डेंसिटी के कंट्रास्ट को हम देखें, तो हमारे पास सेरिब्रम, बेसिकली हमें सेरिब्रम का जो है वो स्लाइस सेक्शन नज़र आ रहा है। इसमें आपको बेसिकली एक वीनस इन्फार्क्ट है। तो आपने देखना है कि हमारे पास जो है हमने बैक टू रिटर्न टू द टेबल हम जब जाएंगे, उसमें से आपने इन चीज़ों को मेमोराइज करना है कि हमारे पास T1 वेटेड में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही थी, T2 में कौन सी बेहतर नज़र आ रही थी, और प्रोटॉन डेंसिटी में कौन सी बेहतर नज़र आ रही थी। तो अगर हम T1 वेटेड इमेज में देखें तो हमारे पास वीनस इन्फार्क्ट जो है वो कैल्सिफिकेशन के लिए हमारे पास T1 वेटेड इमेज अच्छा नहीं था। तो अगर हम इसको देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हमें जो है वो अलाइनमेंट उसकी नज़र नहीं आ रही, उसकी बाउंड्रीज अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगर T2 वेटेड इमेज की तरफ जाएं तो हमारे पास जो है वो वाइट मैटर हमारे पास ब्लैक हो गया है, और वीनस इन्फार्क्ट हमारे पास ब्राइट होके शो हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास
जो है वो जो है इसकी जो वीनस इन्फार्क्ट की जो बाउंड्रीज हैं, जो उसकी अलाइनमेंट है, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू T1 वेटेड इमेज। और प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज में भी जो है वो मच बेटर देन T1 वेटेड इमेज। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है। ग्लायोब्लास्टोमा बेसिकली आई के रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसमें अगेन हमारे पास जो है वो T1 वेटेड इमेज और T2 वेटेड इमेज का जब हम कंपैरिजन देखें तो T2 वेटेड इमेजेस आर बेटर फॉर वीनस इन्फार्क्ट्स और फॉर ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी सेरिब्रल लिम्फोमा। तो हमारे पास जो है अब अगर हम बात करें सेरिब्रल लिम्फोमा की, तो हमने बताया था कि T1 वेटेड इमेज में हमें हेमेंजियोमस और लिम्फोमस और ट्यूमर्स जो हैं वो बेटर नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू T2 वेटेड इमेज। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो है वो T1 वेटेड इमेज में अगर लिम्फोमा के अंदर फैट है तो हमें ज़्यादा ब्राइटर और ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू T2 वेटेड इमेज। एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा है, इसमें भी हमारे पास हमने T1 वेटेड का और T2 का जो है वो कंपैरिजन किया है। अगर एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा की जो है वो कंपोजिशन ऐसी है कि इसमें हमारे पास फ्लूइड और जो है वो ब्लड हमारे पास है, तो वो हमारे पास T2 वेटेड इमेज में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू T1 वेटेड इमेज। इसमें कोई मुश्किल है बेटा? नो मैम। समझ आ रही है ना चीज़ें? आगे चलूं? यस मैम। जी जी मैम। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है वो मैंने एक चीज़ और भी मेंशन की थी कि जो बोन है वो हमारे पास जो है वो ब्लैक नज़र आती है इन T1 वेटेड इमेज। तो इसमें भी अब आप बताएं कि इसमें कौन सी जो है वो इमेज जो है वो कौन सा बच्चा इसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि इसमें कौन सी जो इमेज है वो T1 वेटेड है और कौन सी जो है वो T2 वेटेड है, और कहाँ पे आपको जो है वो लाइक कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है। ट्राई करें इसको। ओ पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, बिस्मा आप करें। ट्राई करें। मैम जो स्क्रीन पे मैम जो स्क्रीन पे राइट साइड पे आई थिंक वो T2 है और जो लेफ्ट साइड पे वो T1 है। दिस इज T1 मैम दिस वन जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे है राइट साइड तो ये है ना बेटा, ये तो लेफ्ट है। T2। कशिफ कशिफ जाहिद प्रेजेंट है? यस मैम। जी बेटा, आप करो जरा इसको, ट्राई करो। मैम लेफ्ट साइड पे T1 है और राइट साइड पे T2। मैम लेफ्ट का T2 है, राइट वाला T1 है। ठीक है, मैं आपको जो है वो दोबारा से बता देती हूँ। हमने एक चीज़ को पढ़ा था लाइक ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो T1 वेटेड इमेज में ग्रे मैटर जो है वो हमारे पास कैसा अपीयर होता है। आपने डिफरेंस जब क्रिएट करना है तो आपने ग्रे मैटर और वाइट मैटर के डिफरेंस से क्रिएट करना है। क्या इसमें हमें जो है वो दायरा और सालकाए जो है वो ब्राइट अपीयर हो रहे हैं या ब्लैक अपीयर हो रहे हैं? मैम ब्लैक अपीयर हो रहे हैं, ब्राइट नहीं। ब्लैक अपीयर हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वाइट मैटर क्या है यहाँ पे? ग्रे है, ये T1 है। T1 है। और हमारे पास Yes. यहाँ पे गायराए और सालकाए जो है वो ब्राइट अपीयर हो रहे हैं, तो ये क्या है? T2 वेटेड इमेज। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास जो है वो सिग्नल इंटेंसिटीज जो हैं जो कि हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, वो यहाँ पे जो है वो क्लियर हो रही है। इट मीन्स के दिस विल बी T1 वेटेड इमेज एंड दिस इज T2 वेटेड इमेज। अब ग्रेडियंट और स्पिन एको का जो है वो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, हम उसको इन डिटेल भी देख लेते हैं। अ स्पिन एको इज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी pulses, whereas a gradient echo is produced by a single RF pulse in conjunction with gradient reversal। इसमें हमने जो है वो स्पिन एको के पेयर्स को प्रोड्यूस करना होता है, बट हमने ग्रेडियंट एको में 1 RF पल्स जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उसको विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट्स जो है वो हम डिफरेंट सिग्नल्स को, डिफरेंट जो है वो एडवांस सिग्नल्स को हम अचीव करते हैं।
Spin echo sequences, pulse sequences are one of the earliest developed and still widely used in the form of fast spin echo of all MRI pulse sequences. The pulse sequence timing can be adjusted to give T1 weighted image, proton density, and T2 weighted image. The two variables of interest in spin echo sequences are the repetition time and echo time. All spin echo sequences include a slice selective 90-degree pulse followed by one or more 180-degree refocusing pulses. तो मैंने आपको बताया था कि जो हमने डिफरेंस भी देखा, और स्पिन एको में जो है हम रिपीटेड जब आरएफ पल्सेस को अप्लाई करेंगे तो सम पल्सेस विल बी ऑफ 90 डिग्री पल्सेस और सम पल्सेस विल बी ऑफ 180 डिग्री रिफोकसिंग पल्सेस. समझ आइए? क्लास समझ आ गई है? ठीक है. इसमें हमारे पास जो है दिस इज जो है वो हमारे पास रेपिटेशन टाइम है और टाइम टू एको है. इसमें हमने जो है वो आरएफ पल्सेस को 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री के जो है वो डिफरेंट रेपिटेशन के साथ हमने जो है वो स्पिन एको सीक्वेंसेस को अचीव करना है. पेयर्स ऑफ आरएफ मैम पल्सेस लास्ट को अप्लाई स्लाइड करना. रिपीट कर देंगी, आपकी आवाज कट रही थी. जी बेटा. स्लाइड रिपीट कर देंगी, आपकी आवाज कट रही थी. जी बेटा श्योर कर दूंगी. किस बच्चे को इस स्लाइड की समझ आई है आप प्लीज एक बार रिपीट करें, फिर मैं भी रिपीट कर देती हूँ. इस तरह मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने क्या अचीव किया है. हिना इजाज आप इसको रिपीट करें. हिना इजाज प्रेजेंट है. बिस्मा आप करें. बिस्मा आसिफ. मैम स्पिन एको में बेसिकली हम एक दफ़ा जो आरएफ पल्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब हम एक सिग्नल रिसीव हो जाता है और दोबारा से हम उसको सेंड करते हैं, तो उसके दरमियान एक 90 डिग्री एक आपने पल्स अप्लाई किया और नेक्स्ट हम कंटिन्यूअसली 180 की पल्सेस लेके जो सीक्वेंसेस ले रहे होते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्पिन एको सीक्वेंसेस. ठीक है. मैंने आपको ये बताया. मासूमा अब आपको आवाज आ रही है? यस मैम. ठीक है. we have two types of sequences. हमारे पास दो किस्म के जो है वो sequences होते हैं. one is spin echo sequence and other is gradient echo sequence. हमारे पास spin echo sequence में ये होता है कि हमने जो है वो रिपीटेड आरएफ पल्सेस को अप्लाई करना होता है. उसके बाद हमारे पास सिग्नल अचीव होता है. हमने 1 आरएफ पल्स अप्लाई की, हमें सिग्नल अचीव हुआ, वी विल अप्लाई नेक्स्ट आरएफ पल्स, वी विल अप्लाई नेक्स्ट आरएफ पल्स. 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री आरएफ पल्सेस को हमने अप्लाई करना है. उसके बाद हमारे पास जो है वो सिग्नल अचीव होगा. लेकिन ग्रेडियंट एको सीक्वेंस में हमारे पास ये बेसिकली ये पूरी जो डेमोन्स्ट्रेशन थी ये जो है ये स्पिन एको सीक्वेंस की थी. नेक्स्ट में मैं आपको ग्रेडियंट एको सीक्वेंस बता दूं, लेकिन मैं इस डायग्राम को भी रिपीट करती हूँ कि हमारे पास इन स्पिन एको सीक्वेंस हमने जो है वो रिपीटेड पेयर्स ऑफ आरएफ पल्सेस को अप्लाई करना है फॉर टाइम टू एको. लेकिन हमने जो है वो ग्रेडियंट्स में क्या करना है कि वी विल अप्लाई ओनली 1 आरएफ पल्स, और उसके बाद हमने अगर सिग्नल को अचीव करना है तो वी विल यूज ग्रेडियंट फॉर फेजिंग एंड डी फेजिंग ऑफ द प्रोटॉन्स. समझ आइए? यस मैम. ठीक है. अ ग्रेडियंट इज सिंपली डेलिब्रेट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट जो है वो सिंपली एक डेलिब्रेट चेंज होता है इन द मेन मैग्नेटिक फील्ड. ग्रेडियंट्स आर यूज्ड इन एमआरआई लीनियरली मॉडिफाई द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर. तो हम जो ग्रेडियंट्स हैं वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं होते कि हम उसको एक्स वाई जी एक्सिस में जो है उनका सिग्नल अचीव कर सके, बट दे कैन मेक अ डेलिब्रेट चेंज इन द मेन मैग्नेटिक फील्ड. ग्रेडियंट्स आर अप्लाइड अलोंग एन एक्सिस x, y and z. What happens to the frequency at which the process when we turn on the gradient. तो spin echo sequences जब हम लोग अचीव कर रहे होते हैं T1 weighted image, T2 weighted image और proton density weighted image, तो हम gradient को turn on नहीं करते. for gradient echo sequences को हम तब turn on करते हैं जब हमने echo planar imaging करनी होती है या functional MRI sequences करने होते हैं. अब अगर हम इन दोनों चीज़ों इस
डायग्राम को और इस डायग्राम को कंपेयर करके देखें तो हमारे पास इसमें एक ही आरएफ पल्स को अप्लाई करते हैं, जिसके बाद जो है वो ग्रेडियंट ने डीफेजिंग और रीफेजिंग करनी होती है प्रोटॉन्स की। लेकिन हमारे पास जो है जब कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता तो हमने रिपीटेड आरएफ पल्सेस को अप्लाई करना होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मासूमा मैम। आपको क्लियर है? यस मैम। कश्यप जाहिद का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज स्पेशल इनकोडिंग, याद है आपको कश्यप? यस मैम याद है। आज हम जो है स्पेशल इनकोडिंग को भी देखते हैं। As we know that RF excitation pulse is applied, which creates magnetization in transverse plane and puts individual magnetic moments of hydrogen nuclei into phase। कि जब हमारे पास हम RF pulse को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है। उस ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की अचीवमेंट की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, इन फेज हो जाते हैं और टर्न्स इन टू फेज। A signal or voltage is induced in the receiver coil in a transverse plane। उसकी वजह से हमारे पास एक सिग्नल या जो है वो वोल्टेज जो है वो रिसीवर कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है। All the magnetic moments precesses at the same frequency as well। All the signals oscillate at the same frequency, so the system cannot spatially locate it। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम ऑन विच स्लाइड वी हैव 54 स्लाइड पे हैं, हम दोबारा से बैक जाते हैं। हमारे पास हमने ये बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में जो है वो मैग्नेटाइजेशन शिफ्ट होती है या हाइड्रोजन एटम्स शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन जारी रहती है। ऐसे ही मैंने बताया था एक्स और वाई प्लेन में वो अपना प्रिसेशन जारी रखते हैं। याद आई है बात? यस मैम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा 54 स्लाइड किधर है, सॉरी, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो अपनी उसमें ऑसिलेशन जारी रखते हैं, लेकिन जो है वो रिसीवर कॉइल ये ऑसिलेट नहीं कर सकती कि वो स्पेसिफिकली जो है वो कहाँ पे लोकेट हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इमेज द एमआरआई सिस्टम मस्ट कैलकुलेट हाउ मच सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम ईच 3-dimensional लोकेशन इन द पेशेंट एंड दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज अ वॉक्सल। तो हमारे पास जो है वो एमआर सिस्टम कैलकुलेट करता है कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है और किस डायमेंशन से आ रहा है। वो जगह, वो लोकेशन, वो डायमेंशन जो है उसको हम वॉक्सल कहते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू फर्स्ट लोकेट अ स्लाइस एंड देन लोकेट सिग्नल एट विच 2-dimensional लोकेशन विद इन इट एंड दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज पिक्सल। तो हमारे पास जो लोकेशन है, जो बेसिक सिग्नल की लोकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज वॉक्सल। लेकिन जहाँ जिस स्लाइस से आ रहा है और जिस 2-dimensional लोकेशन से हमारे पास सिग्नल आता है उसको हम पिक्सल कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशल इनकोडिंग एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय द ग्रेडियंट्स। इसको हम स्पेशल इनकोडिंग कहते हैं और ये परफॉर्म जो है वो ग्रेडियंट्स के थ्रू अचीव होती है। हमें समझ आइए? क्लास आपको समझ आई है? नो रिस्पॉन्स? जी मैम। यस मैम समझ आ गई। गर्ल्स, जरवा आपको समझ आई है? मैम मेरा ना मासूम, आज इंटरनेट इशू है तो मेरी मुझे आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनूंगी। मासूमा आपको समझ आई है? मैम सेम इश्यू जुर्वा वाला, बार बार आवाज कट रही है। ओके, बाकी किस बच्चे को समझ आ गई है? क्लास? यस मैम, ओके, समझ आ गई है। so frequency encoding use a gradient to modify the rate at which the protons spin based on location of the protons requires the gradient to remain on। तो हमारे पास जो है इसमें भी हम ग्रेडियंट को ही यूज़ करते हैं कि एट विच रेट जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स की स्पिनिंग हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग का नाम देंगे। लेकिन जिस लोकेशन में हमारे पास वॉक्सल और पिक्सल की लोकेशन हमें पता चल रही है और उनकी डायमेंशन पता चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल इनकोडिंग। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग अप्लाई ग्रेडियंट इन वन डायरेक्शन एंड लीव इट ऑन।
हम एक डायरेक्शन में जो है वो ग्रेडियंट को अप्लाई करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। उसके रिजल्ट में हमें क्या होता है, प्रोटॉन्स दैट एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन द नेट मैग्नेटाइजेशन फील्ड प्रोसेस स्लोवर एंड प्रोटॉन्स दैट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन नेट मैग्नेटाइजेशन फील्ड प्रोसेस फास्टर। तो जो हमारे पास जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोटॉन्स की जो है वो प्रिसेशन भी फास्टर होगी, और जहाँ पे प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगी, स्लोवर होगी, वहाँ पे उनकी प्रेसेशन भी डिक्रीज होगी। इस वजह से हमें पता चलेगा कि जो है वो अबनॉर्मेलिटी कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, और कहाँ पे जो है वो प्रोटॉन्स फास्टर मूव कर रहे हैं, कहाँ पे जो है वो स्लोवर मूव कर रहे हैं। हम वी हैव learned about the phase encoding, we have learned about the frequency encoding, और अब हम जा रहे हैं phase encoding की तरफ। turn gradient on briefly and then turn it off। हमने frequency encoding में जो है वो gradient को turn on किए रखा था, लेकिन हम जो है phase encoding में हम briefly जो है वो turn करते हैं, on करते हैं और उसके बाद turn off कर देते हैं। turning on the gradient will cause some protons to spin faster, others to spin slower depending on where they are located। तो ग्रेडियंट जब टर्न ऑन होगा तो ये प्रोटॉन्स को जो है वो फास्टर मूव करवाएगा, और कुछ जो है वो प्रोटॉन्स जो है वो स्लोवर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इससे भी उनकी लोकेशन पता चलेगी। टर्निंग ऑफ द ग्रेडियंट विल मेक देम ऑल स्पिन एट द सेम रेट अगेन। जब हम टर्न ऑफ कर देंगे तो वो अपने सेम रेट पे जो है वो अगेन स्पिन करेंगे, बट दे विल आउट ऑफ फेज व्हेन वन अदर बेस्ड ऑन वेयर दे आर लोकेटेड। तो जब भी हम उनको इन फेज करना चाहेंगे तो हम उनको जो है वो ग्रेडियंट ऑन कर देंगे, जब हम उन्हें आउट ऑफ फेज करना चाहेंगे तो हम ग्रेडियंट को ऑफ कर देंगे। अप्लाई ग्रेडियंट इन वन डायरेक्शन, सॉरी, रिजल्ट्स में हमारे पास क्या होगा कि प्रोटॉन्स इनिशियली डिक्रीज और इंक्रीज देयर रेट ऑफ प्रेसेशन। हमारे पास जो है प्रोटॉन इनिशियली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे अपना रेट ऑफ प्रेसेशन। आफ्टर द ग्रेडियंट इज टर्न्ड ऑफ ऑल ऑफ द प्रोटॉन्स विल अगेन प्रेसेस एट द सेम रेट, डिफरेंस इज दैट दे विल बी आउट ऑफ फेज विद इन अनदर। Converting received signal into an image, signal produced using both frequency and phase encoding can be decomposed using a mathematical technique called the inverse Fourier transformation। Result is the signal sinusoidal signals produced at each individual pixel। तो हमारे पास जो है वो सिग्नल जो कन्वर्ट होता है इनटू द इमेज, वो हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिग्नल हमारे पास जो रिसीव होता है और जहाँ पे हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज के स्पेस। components of frequency domain, three components to a signal in the frequency domain: amplitude, frequency and phase। amplitude comes from the contrast। हमारे पास जो है वो हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट जो है वो उसको हम एम्पलीट्यूड की टर्म में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी रेट एट विच प्रोटॉन स्पिन, के प्रोटॉन्स की स्पिनिंग किस रेट पे हो रही है उसको हम प्रोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन स्पिन को हम जो है वो फेज कहेंगे, इन फेज और आउट ऑफ फेज। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैथमेटिकल टूल फॉर कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू इमेज डोमेन के स्पेस। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम द सेंटर आउट इन ऑल डायरेक्शंस, फेज वेरीज बाय एंगल। हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है सेंटर से, सारी डायरेक्शंस में हमारे पास ये सेंटर होगा। तो जब हमारे पास सिग्नल्स अचीव होते जाएंगे तो वो सेंटर से इन ऑल डायरेक्शंस में जो है वो चली जाएगी। इसके बाद हमारे पास आफ्टर द अप्लायंस ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास जो है वो सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफर होंगे इनटू द इमेज। इमेजेस फ्रॉम द के स्पेस, हमारे पास के स्पेस में इस तरह से इमेजेस जो है वो रिसीव होंगी। के स्पेस is turned into an image using a Fourier transformation, inverse Fourier transformation। 2D इमेज को हमने जो है वो 3D इमेज में कन्वर्ट किया विद दिस सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास सेंटर ऑफ द के स्पेस है वो इस तरह से होता है, जब हमारे पास जैसे जैसे सिग्नल्स अचीव होते जाएंगे वो ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड होंगे, और उसके बाद हमारे पास जो है वो एक 2D इमेज रिसीव होगी, और एवरीथिंग एल्स जो है उसमें ऑल डायरेक्शंस में सिग्नल्स अचीव होने के बाद हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशनल इमेज हमें जो है वो रिसीव होती है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। मैम एक आयशा नाम की लड़की है, उसका क्लैश आ रहा है 9:30 बजे वाली क्लास में, इसलिए वो लेक्चर नहीं ले सकती। बेटा मेरे पास कोई आयशा नाम की बच्ची इनरोल्ड नहीं है, मुझे चेक कर लेने दे।
बट वो कह रही थी कि मैंने आपको मेल भी की है, लेकिन दोबारा ईमेल कर देते नहीं हैं, बेटा, मैंने वो कहा। आप किसी और टीचर की आप शायद वो कंफ्यूज कर रही हैं। मेरे पास आयशा नाम की कोई बच्ची इनरोल्ड नहीं है। ठीक है बेटा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड? मैम एक मैम लाख ये में जो जो आपने लाइन मैग्नेटाइजेशन है एक एक और जी बेटा एक आपकी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है, एक ये तीसरा है, तीसरा वाला जरा एक्सप्लेन करें प्लीज। तीसरा वाला कुछ भी नहीं है। तीसरा वाला आप किसकी अबाउट बात कर रहे हैं? आप इसके अबाउट बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। मैम तलहा, एक एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन के बारे में आपने बताया एक स्लाइड में, मैंने देखा, अभी मैं भूल रहा हूँ वो स्लाइड कौन सा था। बेटा प्लीज प्लीज आप जो है वो मुझे स्लाइड नंबर बताएं, मैं अभी लेक्चर खोल लेती हूँ। आप दोबारा वी यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है? आप 5 मिनट्स के अंदर वो है वो जो है ना वो अपनी स्लाइड तलाश करें। जी जी कशिफ, आप क्या कह रही थी? मैम मैंने असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा पूछना था कि जैसे अभी आपने ये हमें सॉफ्टवेयर का एक ये पढ़ा रही थी ना आप, तब आपने बताया कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन को इमेज डोमेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं डाटा, तो हम लोग मैथमेटिकल टूल जो है वो यूज करते हैं, इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है, जो आपने नाम दिया। तो मैम हम लोगों ने जो आपने वहाँ पे असाइनमेंट में आपने सॉफ्टवेयर्स का बताया हुआ है, तो हम लोगों ने ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स को डिस्क्राइब करना है उसके बिल्कुल अंदर? बिल्कुल, ये तो कॉमनली और मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड सॉफ्टवेयर है, अ, अ, ठीक है, वो उसका मैंने जिक्र किया है। आपने ये भी सर्च करना है कि जैसे दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है आजकल। हर डेली बेसिस पे जो है वो नई मशीन्स, नई डिवाइसेस, नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो इजाद हो रही हैं, ऐसे ही है। तो आपने देखना है कि कौन सी एडवांसमेंट्स हुई हैं हमारे पास। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कौन से सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आए हैं, और उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है हमारे पास, हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, यस आपने मैम सर्च ठीक। सर्च सर्च करना है, और किसी भी बच्चे ने एक दूसरे का कॉपी नहीं करना। मैंने स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है वो आप लोगों का प्लेजरिज्म चेक करना है, और किसी भी स्टूडेंट की जो असाइनमेंट है वो मोर देन एक दूसरे से 20% मैच कर रही हुई तो मैं दोनों स्टूडेंट्स की जो है वो असाइनमेंट कैंसिल कर दूंगी। ठीक है ओके मैम। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अब्दुल हनान। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं एमआरआई के ग्रुप में शामिल नहीं हूँ, व्हाट्सएप जहाँ पे असाइनमेंट जी आपने बेटा, भेजी। आप अपना जो है बेटा एम आर का जो ग्रुप है उसका जो है वो ग्रुप एडमिन कौन है क्लास? यस मैम। आरिया फातिमा, आप जो है ये अब्दुल हनान हाशमी को जो है वो ग्रुप यस में ऐड मैम। कर दें। ठीक है बेटा, अब्दुल हनान अपना जो है वो चैट में जो है वो अपना नंबर ऐड कर जी दें टू एवरीवन करके, तो इस बच्चे को जो है वो ऐड कर दें ग्रुप में। अगर जो है वो किसी को नंबर शो नहीं हो रहा तो प्लीज़ अपने पास नोट करके इस बच्चे को शामिल कर लें। मैं नंबर बोल दूं? जी मैम मारिया, बोले, मैं सेव कर देता हूँ। जी बेटा, 0340 403 2834। तलहा, आपने नोट कर लिया? जी मैम मैंने कर लिया। ओके बेटा, तलहा आपने स्लाइड को सर्च किया है? मारिया बेटा आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आप दोबारा मैम से मैं जो है नेक्स्ट वो। क्लास में पूछ मेरे लूंगा, पास है कांटेक्ट नंबर इसका। जी बेटा, तलहा क्या कह रहे हैं? मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा ये क्वेश्चन में, मैं नोट करके आपको बता दूंगा। जी बेटा, ज़रूर आप पूछें। अगर वन इज़ जो है वो हमारे पास, मैं बता देती हूँ आपको, हमारे पास एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है व्हेन वी प्लेस पेशेंट इन द मैग्नेटिक बोर। उसके बाद हमारे पास जो है वो हम आरएफ पल्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है। तो हमारे पास जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में भी प्रोटॉन्स जाते हैं, वो वहाँ पे जाके जो है वो स्टैटिक नहीं रहते, वो कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते रहते हैं, इसलिए हम उसे जो है वो एक्स एंड वाई एक्सिस का नाम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो बेटा? मैम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है ये तब अचीव होती है ना जब पैरेलल एंटी पैरेलल कैंसिल हो जाते हैं और जो लेफ्ट ओवर रह जाता है पेयर से, उससे अचीव होती है। एग्जैक्टली हमारे पास जो है
ऐसा होता है कि हम अगेन अपने जो है वो फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था कि हम में से जितने भी लोग हैं एक्सटर्नल मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर रेंडमली प्लेस्ड, ठीक है। जब वो रेंडमली प्लेस्ड हैं हमारे पास, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन अचीव होती है। उसमें हमारे पास कुछ एंटी पैरेलल और कुछ पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेम नंबर ऑफ जो हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और जो हमारे पास ऑड नंबर्स के प्रोटॉन्स हैं वो रह जाएंगे, ठीक है। फिर हमने उस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को ट्रांसवर्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ आरएफ पल्स। क्लियर है बिस्मा? यस मैम, अब क्लियर है। ओके गुड। और बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे आप अपने जल्दी से मुझे अपने जो है वो क्विज की डेट बता दें, सो आई कैन नोट नेक्स्ट वीक में, या लाइक फ्राइडे को आपका टेस्ट रख लें, फ्राइडे को। नो मैम, हमारा सैटरडे को भी ऑलरेडी एक क्विज है। ओके देन मंडे इज ओके। मैम मंडे को भी है। मंडे को भी क्विज है मैम। अच्छा, फिर जो है वो मंडे को कौन से सब्जेक्ट का क्विज है? मैम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सर फहीम का। चलें देन ट्यूसडे विल बी ओके, ठीक है। अब ट्यूसडे को तो क्विज नहीं है ना? नो मैम। लास्ट, ठीक है। अभी हम लोगों के वी हैव डन विद 8 लेक्चर्स, तो 6 लेक्चर्स जो हैं वो अपनी क्विज के लिए प्रिपेयर करने। ओके मैम। अच्छा, किसी भी बच्चे को प्रीवियस जितने भी हम लोग लेक्चर्स कवर कर चुके हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आप लोगों का, या कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो, यू कैन आस्क मी। बाकी क्लियर है मैम। क्लियर है? हिना इजाज, आपका मैंने नाम कॉल किया था, प्रेजेंट है क्लास में? मारिया कमर। यस मैम। मैम नेक्स्ट फ्राइडे नहीं ठीक है? नहीं बेटा, नेक्स्ट फ्राइडे बहुत दूर हो जाएगा, ट्यूसडे इज ओके। मैम हिना इजाज कह रही है उसका माइक का इशू है। ओके बेटा, चलें ठीक है। अगर आप में से जो है वो किसी को भी कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, यू कैन आस्क मी। अदरवाइज जो है वो बाकी क्लास लीव कर सकती है। जिस बच्चे का कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, अगर वो पूछना चाहता है, दोबारा समझना चाहता है, तो आई एम हेयर। मैम अगर क्विज जो है वो क्लास में मतलब क्लास टाइमिंग के अलावा किसी और टाइमिंग में हो सकता है, तो हम लोग वेडनेसडे को कर लेते हैं। मैम एक दिन मिल जाएगा क्योंकि एविडेंस का मंडे को है, तो ट्यूसडे का दिन हमें मिल जाएगा। एविडेंस आप प्रिपेयर करें, यू हैव वीकेंड, फुल फ्लेज वीकेंड है आपके पास। मैम वो इवनिंग टाइम में है, मैम उसके 6:30 बजे है। अल्ट्रासाउंड का भी है। कब है अल्ट्रासाउंड का? मैम वो सैटरडे को है, मंडे को जो है वो एविडेंस के है, एंड ट्यूसडे को आप कह रही हैं कि इसका है, तो मैम आप वेडनेसडे का कर दें, एक दिन हमें दरमियान में मिल जाएगा। ओके, लेकिन क्विज फिर अच्छा होना चाहिए मैम इंशाल्लाह। और आप माशाल्लाह मेरे सारे ही बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करूंगी। बेटा अली हसन प्लीज अपना कनेक्शन सिक्योर करें, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही जी बेटा। तो मैं सब लोगों से ही एक्सपेक्ट करूंगी कि हर बच्चा, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ पहले भी बताई है कि हम यहाँ पे चीटिंग करके या हम लोग एक दूसरे से हेल्प आउट लेके हम लोग यहाँ कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हमें उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होना। तो मैं आप सब लोगों से ही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी इन क्विज़। आप लोगों को इससे अपना अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग खुद कितने पानी में हैं। क्लियर है बात? मैम मेरी अटेंडेंस हो गई? जी बेटा हो गई, आप छोड़ सकते हैं क्लास।
जी बेटा, बाकी सब लोगों को के लिए जो है मैं यही आप सब लोगों से ही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो खुद को जज करें, खुद को देखें कि आप लोग जो है वो कहाँ पे जो है वो लाई कर रहे हैं, आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही। आप लोग अब जो है वो माशाल्लाह से ग्रेजुएटिंग बैच होने वाले, तो आप लोग खुद को जो है वो इन चीज़ों से निकाल लें। और मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग अपना अपना काम करेंगे, अपनी असाइनमेंट्स करेंगे, अपने जो है वो क्विज़ेस करेंगे, ताकि आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस का खुद पता हो, खुद अंदाज़ा हो। इससे ज़्यादा फिर मैं आप सब लोग ये अच्छे बड़े बच्चे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, नो क्वेश्चन? नो मैम। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।